महत्वपूर्ण यह है कि जेनसे हुआंग दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो एआई में बड़ी तेजी से जो चिप बनाती है कंपनी, उस कंपनी जो अब एआई में बड़ी तेजी से इन्वेस्ट कर रही है और सबसे बड़े लेवल पे कर रही है, जेनसे हुआंग जो 4.5 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है। 4.5 ट्रिलियन, 4.1 टू 4.5 ट्रिलियन डॉलर, भारत की अभी 4.3 और 2 ट्रिलियन डॉलर अभी हो रहा है। मतलब भारत की संपूर्ण इकोनॉमी के बराबर एक कंपनी का बैलेंस शीट है और वो है एनवीडिया। एनवीडिया के चेयरमैन को आमंत्रण गया था। एनवीडिया के चेयरमैन ने एआई समिट में आने से 11th आवर में मना कर दिया। एआई समिट हो रही है, बिल गेट्स को आमंत्रण है या नहीं है, तो अभी बाद में अभी मैंने बताया ही कि उस पर चल रहा है विवाद। लेकिन एलॉन मस्क नहीं आए। एलॉन मस्क और एनवीडिया के जो चेयरमैन हैं जेनसे हुआंग, ये दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे सर्च करेंगे तो एनवीडिया के मालिक एक, और मैं हैरान हूं कि भारत इतनी बड़ी बड़ी बात करता है। भारत का कोई बिजनेस समिट अगर अमेरिका में हो तो वहां पे कम से कम इन लोगों को क्यों नहीं बुलाता है? सऊदी अरब एक छोटा सा देश, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज जो ब्लंडर सरकार के तरफ से हो रहा है, सरकार को अपनी आंख, कान और दिमाग खोल करके देखना पड़ेगा मित्रों। अब आप आज मुझे यह मत कहिएगा कि नहीं मैं तो मोदी जी के खिलाफ बोल रहा हूं। मैं बिल्कुल मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ तो आईना दिखाना पड़ेगा ना, दिखाना तो जरूरी है ना, बिल्कुल जरूरी है। सरकार को आईना दिखाना जरूरी है कि एनवीडिया के चेयरमैन ने आखिर वक्त में आने से मना क्यों किया। सऊदी अरब का एक बिजनेस समिट हो रहा है, न्यूयॉर्क में हुआ था कुछ दिन पहले। उस बिजनेस समिट में एलन मस्क को और जेनसे हुआंग दोनों को बुलाया था और दोनों ने स्टेज शेयर किया, एक साथ दोनों ने स्टेज शेयर किया। सऊदी अरब का बिजनेस समिट कहां पे? न्यूयॉर्क में। और उस न्यूयॉर्क शहर में दोनों आए, जेनसे हुआंग भी आए और एलन मस्क भी आए। भारत का ऐसा कोई बिजनेस समिट नहीं दिखता है अमेरिका में कभी। या स्विट्जरलैंड चले जाते हैं WEF में सारे लोग दौड़ करके। बिल गेट्स की पूरे भारत में भद पिट रही है। बार बार बिल गेट्स का नाम प्रधानमंत्री के साथ जोड़ा जा रहा है, प्रधानमंत्री के कैबिनेट मिनिस्टर के साथ जोड़ा जा रहा है, और बिल गेट्स का नाम जेफरी एप्स्टाइन से जोड़ा नहीं जा रहा है, जुड़ चुका है, पूरी दुनिया ने देख लिया है। फिर भी बिल गेट्स साउथ में जाकर के, पहले केसीआर के साथ घूमते थे, अब जाकर के चंद्रबाबू नायडू के साथ घूम रहे हैं। उसी आंध्र प्रदेश में जहां 9 बच्चियों की मौत हो चुकी है और हजारों बच्चियां बीमार हो चुकी हैं, फिर भी बिल गेट्स वहां घूम रहे हैं। तो सरकार के ऊपर गंभीर सवाल आया। देर से आए दुरुस्त आए। कहा जा रहा है कि सरकार ने अब बिल गेट्स का नाम गेस्ट लिस्ट से हटा दिया है। और खबर यह है मित्रों कि जेनसे हुआंग ने जो 11th आवर में आने से मना किया, उसका एक बड़ा रीजन जो है वो बिल गेट्स भी है। क्योंकि एलन मस्क, जेनसे हुआंग एक ग्रुप के हैं। वो बिल गेट्स को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, फूटी आंख नहीं। एलन मस्क की तो एक प्रकार से दुश्मनी है बिल गेट्स से। तो एलन मस्क और जेनसे हुआंग जो दो बड़े एआई के बड़े मास्टर, अरे एआई पर आप समिट कर रहे हैं। एलन मस्क अंतरिक्ष में एआई का बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। क्यों लॉन्च कर रहा है? इसलिए लॉन्च कर रहा है कि एलन मस्क का कहना है कि एआई के लिए जो डेटा सेंटर है या डेटाबेस बनाने के लिए जो हमें सेंटर चाहिए, उसमें बिजली की खपत बहुत होगी और वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक भी हो सकता है। तो हम अंतरिक्ष में चलते हैं, वहां सोलर एनर्जी से हम इसको कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। अब आप सोचिए, एआई का इतना एडवांस जनरेशन वो लाने की सोच रहे हैं, लेकिन एलन मस्क नहीं आए, जेनसे हुआंग नहीं आए, बाकी सब बड़े बड़े गूगल के ये सब लोग आ रहे हैं, लेकिन ये दो बड़े खिलाड़ी नहीं आए। खैर, भारत सरकार को कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने अब इसकी शिक्षा ले ली है। पहला ब्लंडर, उस पर नजर गई भारत सरकार की, अच्छी बात है, मोदी जी चौकन्ना हुए। दूसरा ब्लंडर है साहब की ये जो यूजीसी का प्रकरण आया था,
जिसमें सरकार को मालूम है कि उन्होंने गलती की है, तो हाई सुप्रीम कोर्ट जाकर के थोड़ी बहुत तो इन्होंने बचाई है, लेकिन अब वो प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि वहां भी दूध और मछली की तरह दो बैरी को खड़े कर दिया गया है एक साथ, और एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। अगर यूजीसी वाले विधेयक को वापस लेते हैं तो उधर ओबीसी और ईबीसी वो खड़ा हो जाएगा विरोध में, और अगर इसको जारी रखते हैं तो इधर सवर्ण विरोध में खड़े हैं। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये जा चुका है, आपके हाथ से निकल चुका है, तीर कमान से छूट चुका है। अब आपको डैमेज कंट्रोल करना है, कैसे करेंगे आपको तय करना है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है मित्रों, वो है आपका पड़ोसी देश बांग्लादेश। बांग्लादेश के मुद्दे पर कुछ दिन पहले जयशंकर ने जर्मनी में बहुत साफ साफ सुना दिया था, बहुत साफ साफ, हालांकि वो कथन बाहर अभी उस तरह से नहीं आया है, लेकिन जयशंकर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट बात कर रहे हैं। बांग्लादेश के जो नए प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान, वो 17 साल से एग्जाइल में थे, एग्जाइल में नहीं थे, बल्कि एक प्रकार से एक ऑर्थोडॉक्स टेरर वाला व्यक्ति जो इंग्लैंड में है, और इंग्लैंड उसको संवार रहा था, सजा रहा था, तैयार कर रहा था। और इंग्लैंड और अमेरिका दोनों का जो ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ बंगाल में, कि उसको पहले हटाओ शेख हसीना को, क्योंकि शेख हसीना का रिश्ता मोदी से बड़ा अच्छा था, भारत से बड़ा अच्छा था। तो जब तक भारत से शेख हसीना या बांग्लादेश की सरकार का ऐसा कोई रिश्ता भारत से अच्छा रहेगा, वो सेंट मार्टिन आइलैंड की बात पूरी नहीं होगी, सेंट मार्टिन आइलैंड का सपना पूरा नहीं होगा। इसलिए अमेरिका और इंग्लैंड का यह ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था, और उन्होंने उस ऑपरेशन को अंजाम दिया, और उसका नतीजा है ये डील हुई है। अब उस डील में यह देखना है कि क्या तारिक रहमान सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को देगा, अमेरिकी एयरबेस वहां बनेगी, क्योंकि इसी आधार पर वहां ऑस्टिंग हुआ था शेख हसीना का। लेकिन ये जो यूसुफ हैं, मोहम्मद यूनुस, वो मोहम्मद यूनुस अमेरिका की बजाय चाइना की गोद में जाके बैठ गया था। तो वो डर सता रहा है अमेरिका को कि तारिक रहमान भी कहीं हमसे मदद तो ले लिया, लेकिन वो भी डिनाई कर दिया सेंट मार्टिन को लेने से, सेंट मार्टिन देने से, और वो भी चाइना के हाथों अगर खेलने लगा तब क्या होगा। तो अमेरिका और चाइना दो एक ऐसे देश हैं जिससे भारत और चाइना दो ऐसे देश हैं जिससे अमेरिका सहमा हुआ है, डरा हुआ है। उसको लग रहा है कि बांग्लादेश में अगर हमको अपना सैनिक अड्डा बनाना है, सेंट मार्टिन हमको आइलैंड लेना है, तो उसके लिए हमको बांग्लादेश को अपने तरीके से पुष्पित और पल्लवित करना पड़ेगा। लेकिन भारत की नजर इस पर बहुत पैनी है। पहली नजर जो बिल गेट्स वाला प्रकरण हुआ, कोविड वाला प्रकरण हुआ, जेफरी एप्स्टीन फाइल वाला प्रकरण हुआ, उसको लेकर के डैमेज कंट्रोल करने के लिए नरेंद्र मोदी पूरी तरह से चौकन्ना है। दूसरा, जो यूजीसी का क्राइसिस मेजर हो गया है, जिससे सड़कों पर बलबा हो रहा है, सड़कों पर बलबा हो सकता है। अभी 8 मार्च का कॉल दिया गया है सवर्णों के द्वारा कि दिल्ली चलो, जंतर मंतर चलो, और पूरे देश भर से लोग वहां पहुंच रहे हैं। फिर उधर ओबीसी का मोर्चा निकल रहा है, ईबीसी का मोर्चा निकल रहा है, दलितों का मोर्चा निकल रहा है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑन दी स्ट्रीट आपको देखने को मिलेगा, ये बेहद खतरनाक होने वाला है। मोदी वहां भी चौकन्ना है कि इस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए। और जो तीसरा है कि बांग्लादेश पड़ोसी देश में अगर अमेरिका ने अपना साथ लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब बांग्लादेश के फ्रंट पर तो भारत मजबूत है, उसके दो कारण हैं। एक तो अब जो एनएसए और हमारी जो रॉ है वो बहुत तेजी से काम कर रही है। दूसरी बात, शेख हसीना भारत के कब्जे में है, शेख हसीना, और शेख हसीना के बिना पर बांग्लादेश को नियंत्रित किया जा सकता है। यह नहीं चलेगा कि इंग्लैंड और अमेरिका दबाव देगा कि नहीं, शेख हसीना को आप रिहा कर दीजिए। तुमने विजय माल्या को रिहा किया क्या? तुमने नीरव मोदी को किया क्या? तुमने मेहुल चौकसी को किया क्या? नहीं किया ना। ललित मोदी को किया क्या? नहीं किया ना। तो तुम हमें सरमन देने वाले कौन हो? मतलब इंग्लैंड हमें सरमन नहीं दे सकता है। हां, इंग्लैंड अमेरिका के माध्यम से कुछ तिकड़म कर सकता है, लेकिन भारत ने तुरूप का पत्ता अपने हाथ में रखा है शेख हसीना के रूप में। और अगर शेख हसीना को रिहा करने का ये लोग दबाव बना करके भारत पर कुछ खेल करना चाहते हैं, तो भारत उसको कैसे टैकल करेगा, ये भारत के लिए एक चुनौती है। लेकिन ये बात सच है
कि इन सब आधार पर जो अमेरिका और भारत की डील हुई है, आज भारत और फ्रांस जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रा मुंबई में दौड़ लगा रहे हैं मरीन ड्राइव पर साहब, उनको अच्छा लग रहा है। यूरोपियन यूनियन के साथ जो बातचीत बढ़ी है अच्छा लग रहा है, लेकिन अमेरिकन जो डील हुई है उस पर अभी भारत को बहुत सारे जवाब देने हैं। तो जो दो जो ब्लंडर हुए हैं, एक तो बिल गेट्स के मामले में और जेफरी एप्स्टाइन के मामले में, किसने मोदी को गुमराह किया, कैसे मोदी गुमराह हो गए, कैसे हरदीप पुरी जैसे व्यक्ति मोदी कैबिनेट के सदस्य बन गए जिनका अब वो काट नहीं सकते हैं। हरदीप पुरी जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं उससे स्पष्ट है कि हरदीप पुरी एप्स्टाइन को खूब बढ़िया से जानते थे और वो पावर ब्रोकर के रूप में काम कर रहे थे। प्रधानमंत्री को इस पर निर्णय लेना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रधानमंत्री को कीमत चुकानी पड़ सकती है। और यूजीसी के ऊपर भी प्रधानमंत्री को कुछ ना कुछ निर्णय लेना पड़ेगा और बांग्लादेश पर नजर रख करके बांग्लादेश को अपने साथ मिलाने के लिए भी बढ़ाना पड़ेगा, अन्यथा मोदी के लिए आने वाला दिन बहुत कठिन होने वाला है। अब देखना है कि मोदी इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। एक बात तो तय है, बिल गेट्स के मामले में जो क्यूबाइड नेटवर्क कहता रहा था वो बात साबित हो गई और अब शायद मोदी गेट्स से रिश्ता तोड़ लेंगे। रही बात रॉथसाइल्ड की, तो रॉथसाइल्ड से भी जो बहुत सारे दलाल घूम रहे हैं पावर ब्रोकर, उनसे भी मोदी को सतर्क रहने की जरूरत है, नहीं तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और ये खुद मोदी जी ने कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।